नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद के साथ एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता की। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सीएम हेमंत ने राज्य के सभी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का फैसला लेते हुए सरकार ने राज्य कर्मियों के साथ साथ पेंशन भोगियों के पेंशन में भी 2% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 7 नए वन स्टॉप हेल्प सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि रांची और जमशेदपुर में 2 और धनबाद, बोकारो और हजारीबाग में 1-1 केंद्र खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान सामने आया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत मैनेज्ड वाईफाई, सीसीटीवी युक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और HMIS की व्यवस्था सीडैक द्वारा की जाएगी। साथ ही ABDM के सभी घटकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिए 103 पद सृजित किए गए हैं, तो वहीं राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, पलामू में सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए 168 पद स्वीकृत किए गए हैं। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में मंत्री इरफान ने सरकार की तरफ से मिले इन प्रस्तावों की मंजूरी पर मीडिया के सामने खुशी भी जाहिर की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर हम कर रहे हैं। तीसरा है कि आइज हॉस्पिटल आप देखें रिम्स के बाहर वो बन के तैयार है लगभग। तो 106 जो पोस्ट हमारा वैकेंट था, 103 और 6 के बीच में वो भी आज मंजूरी मिल गया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कई प्रमोशन हमने दिए हैं डॉक्टर्स को और कई नियमावली हमने लाए हैं। एएनएम जीएनएम के लिए भी नियमावली आज हम लाए हैं। तो ये सारा मंजूर हो गया। तो हम जब तक मेडिकल क्षेत्र में जब तक हम सारे चक्रव्यूह को जब तक हम अच्छी तरह से घेर ना लें तब तक हमें लगता है कि बेईमानी होगा। तो आज हमारा दिन है। आज कैबिनेट में सारा प्रस्ताव मेडिकल का ही था। मुख्यमंत्री जी ने हमें मंजूरी दिया है। हम ये दिखाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य में जो अनदेखी हुई, जो विगत 18 सालों में स्वास्थ्य को मजाक बना के रख दिया लोगों ने। आज मैं काम कर रहा हूँ तो लोग कुछ लोग जो हैं जिनको फ्री टाइम है वो मजाक उड़ाते हैं। मजाक मत उड़ाओ। अभी 3-4 महीने में क्या देखना चाहते हो? सारी व्यवस्था में सेटअप कर रहा हूँ, लाइन अप कर रहा हूँ और एक बार मैं गोल करूंगा। झारखंड के देवघर में वीडियो पर बदसलूकी का आरोप लगा है। आपको बता दें, देवघर जिले के पालोजोड़ी ब्लॉक में महिला प्रमुख उषा किरण मरांडी के साथ पालोजोड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी आमिर हमजा द्वारा की गई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। बीडीओ द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने पालोजोड़ी प्रखंड कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीडीओ आमिर हमजा पर प्रमुख उषा किरण मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रखंड में चल रहे भ्रष्टाचार और मनमानी को लेकर जब वे वीडियो के पास शिकायत करने गए तो वीडियो आमिर हमजा द्वारा यह कहकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया कि आपका चेहरा देखते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है। यह कहते हुए बीडीओ साहब उन पर आग बबूला हो गए और उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया। शिकायतकर्ता उषा किरण मरांडी ने बताया कि बीडीओ हम आमिर हमजा आए दिन स्थानीय लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं और उनकी शिकायतें भी आती हैं। को अपने सरकार अपने इंटेलिजेंस से जांच करावे कि 24 घंटा में ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या बकते हैं। इनके दिमागी संतुलनता का जांच करावे सरकार को भी पता चलेगी कि ये क्या करते हैं और क्या है। उनके कहे हुए शब्दों का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि कीचड़ पर अगर ढेला मारा जाता है तो कीचड़ खुद पड़ता है आदमी को, इसलिए मैं उस कीचड़ पर ढेला क्यों मारूं। कार्रवाई के लिए हमने तो लिखा है डीसी को भी और सरकार को भी कि इनको इमीडिएट सस्पेंड करके तब इनसे कारण परीक्षा पूछी जाएगी। अभी तक जो
कारनामे इन्होंने किया है, जो करतूत इन्होंने किया है, जो घोटालाएं इन्होंने की हैं, उसका क्या होगा। बात करेंगे बिहार की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, यात्रियों के सामान की सघन जांच की जा रही है और सीआईएसएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हर यात्री के सामान की विशेष जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियातन विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जिला मुख्यालय मधुबनी के भारत नेपाल सीमा पर पहलगांव मामले और वर्तमान परिवेश में चल रही गहमागहमी को देखते हुए 48वीं बटालियन एसएसबी के समादेशक के नेतृत्व में गश्त को तेज कर दिया गया है एवं चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा क्षेत्र में आने जाने वालों पर एसएसबी के जवानों द्वारा बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। सीमा से लगे क्षेत्रों में चौकसी को और सख्त कर दिया गया है। 48वीं बटालियन एसएसबी के कमांडेंट ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है और हमारे जवान पैनी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन की जानकारी मिलते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर, पटाखे बजाकर और मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। बिहार में सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी अनोखी कलाकृति के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारतीय सैनिकों की कलाकृति बनाई। इस कलाकृति में उन्होंने 3 सेमी की पीपल के पत्तियों पर थैंक यू मोदी जी फॉर ऑपरेशन सिंदूर लिखा। मधुरेंद्र ने 5 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद यह कलाकृति तैयार की। मधुरेंद्र की यह कलाकृति जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए देश के बेटे बेटियों को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं की यह कार्रवाई पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का संदेश है। मधुरेंद्र ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले को सहन नहीं करेगा और हर हमले का जवाब दुगनी ताकत से देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ और साहसी नेतृत्व के लिए बधाई दी और देशवासियों से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में सरकार का समर्थन करें। पूरे दुनिया में खुशी की लहर है और पूरा भारत आज जश्न मना रहा है और हम भी अपने कलाकृति के माध्यम से बिहार में पीपल के पत्तों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को बनाकर विशेष रूप से धन्यवाद दिया हूँ। इन्होंने बीते दिनों पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए शहीदों के विरुद्ध हमारी बेटी बहनों के मांग में ऑपरेशन सिंदूर भरकर पूरे भारत को, पूरे दुनिया को गौरवान्वित किया है। इस कार्य के लिए हम नरेंद्र मोदी जी को पुनः हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है। मैं मधुरेंद्र कुमार सैंड आर्टिस्ट, बिहार। बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित एक सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में विवाद हो गया। मंच पर एक पुस्तक प्रदर्शित की गई जिसका शीर्षक है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इस पुस्तक के लेखक पूर्व आईपीएस अधिकारी एमएस मुशर्रफ हैं। पुस्तक में आरएसएस और कथित सांप्रदायिक राजनीति को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसकी मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीमा भारती, खगड़िया के पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली केसर और नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने की। राजद नेताओं ने इस कार्यक्रम को सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के समर्थन में बताया। इस पुस्तक की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने इस पुस्तक को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि राजद नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय के समर्थन में बताया है। अभी तो किताब एक मेरे सामने भी है, अभी पढ़ेंगे क्या है नहीं है, लेकिन जो
गांधी जी जैसे फादर ऑफ द नेशन को जो मारे, और वो जिस पार्टी से सब लोग जानते हैं कि उनका आरएसएस से संबंध था, तो वो तो आतंकवादी थे ही थे। अब इसमें किताब में क्या लिखा विस्तार से हम नहीं जानते। सावरकर जी जिसके जो आइडियल हैं आरएसएस और बीजेपी के आज के दिन में, उनका क्या हिस्ट्री रहा आप लोग पढ़िए, जानते हैं आप लोग। अंग्रेजों से 100 बार माफ़ी मांगे कि फांसी नहीं पड़े। सुपौल में नल जल योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें, सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के अंतर्गत सिमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नाला निर्माण में घोर अनियमितता बरती गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वपूर्ण 7 निश्चय योजना नल जल की पाइपलाइन को जगह जगह काट कर हटा दिया गया है, जिसमें आम जनमानस को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया दबंग प्रकृति के हैं, जिससे वे डर से कुछ नहीं बोल पाते। नाला निर्माण में स्थानीय सफेद बालू का इस्तेमाल किया गया है और गुणवत्ता में भी कमी आई है। ग्रामीणों ने योजना की जांच की मांग की है ताकि गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और गरीबों को पेयजल उपलब्ध हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि नाला निर्माण में जमीन का लेवल भी नहीं मिलाया गया है, जिससे पानी का प्रवाह सही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अधिकारी स्तर से जांच करने की आवश्यकता है ताकि गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। भागलपुर में बच्चा चोर को पकड़ा गया है। आपको बता दें, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के गायनी वार्ड में एक बच्चा चोर को महिलाओं ने रंगे हाथों पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। आरोपी की पहचान रंजीत मुसहर के रूप में की गई है, जो मायागंज अस्पताल के पीछे मुसहरी का रहने वाला है। नवजात शिशु की नानी ने बताया कि जब वह अपनी बेटी को बाथरूम ले गई, तभी बच्चा चोर ने मौका देखकर बच्चे को उठा लिया, लेकिन गायनी वार्ड के कुछ लोगों ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। घटना के समय अस्पताल में सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे। एक गार्ड ने कहा कि उसे गेट पर रहने का आदेश दिया गया था और वह अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। इससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि वे इस घटना की जांच कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। मेरी बेटी को हम लेके बाथरूम गए थे, मेरा दामाद पानी लाने दिया था। कल इसको हम बताते गए, बेटा यहाँ पे रहिए, तो ये देखी, और जब से ये पेशाब करके गए तो गोदी में बच्चा लेकर के भाग रहा था। जब देखी तो मेरी बेटी पीछे से दामाद आया, तब उस तरफ से उसको पकड़ी। बच्चा चोर लेके भागा। हाँ, कितना महीना का बच्चा है? अभी तो 1 तारीख को, पहले तारीख को हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोट पटना में आयोजित सुशासन त्योहार के समाधान शिविर में पहुंचे, जहां लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर उसका निराकरण भी किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए 1.5 साल के बीजेपी कार्यकाल को गिनाया और समाधान शिविर के बारे में बताया। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी हमले में धर्म पूछकर पुरुषों को मारा गया था, जिनमें महिलाओं बच्चों को छोड़ दिया गया और माता बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर से अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता। हाँ, अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चलेगा। 2 चरण इसके पूरे हो गए हैं। 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुने हैं, आवेदन लिए हैं और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक उसका समाधान किए हैं जो उनके स्तर का था। और आज यहाँ पर पटना में 15 पंचायत का ही समाधान शिविर था, जिसमें यहाँ के कलेक्टर पूरा प्रतिवेदन रखे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 98% समस्या जो जिला स्तर तक है सबका समाधान इन्होंने किया है। जो प्रदेश स्तर का है वो बचा है, उसको हम लोग प्रदेश से करेंगे और हम भी लगातार 5 मई से अलग अलग ज़िले में जा रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं कि 1.5 साल में आप लोग बहुत अच्छा सबके हित में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय जवानों की वीरता को सराहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सिंदूर की ताकत का एहसास हो गया है। भारतीय जवानों ने चुन चुन कर
आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। इस जवाबी कार्यवाही से पाकिस्तान का एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने चेहरा बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पाकिस्तान के लिए बड़ा सबक है। भारत अब पाक पोषित आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट से साफ हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के बाद भी आतंकवादियों के शवों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर खुलेआम जनाजा निकाला गया। इस जनाजे में पाक सेना के जवान और पुलिस कर्मी शामिल हुए। बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। शव को सैल्यूट भी किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान और आतंकवादियों में कितना गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना के शौर्य, ताकत और इच्छा शक्ति का परिणाम है। इसका संदेश पूरी दुनिया में गया है। साव ने कहा कि भारत पाकिस्तान के गीदड़ धमकी से डरने वाला नहीं है। भारत सरकार और सुरक्षा बल हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, वास्तव में हिंदुस्तान में सिंदूर की ताकत क्या होती है ये पाकिस्तान को भी पता चला होगा। जिस प्रकार से आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए कड़ी सबक है। और पाकिस्तान पालित, पोषित, प्रायोजित आतंकवाद है, ये बार बार प्रमाणित होता है। और कल जो मीडिया रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि कैसे पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर उन लोगों के जनाजा निकले, कैसे सेना और पाकिस्तान पुलिस के लोग उन जनाजों में शामिल हुए, सैल्यूट करते हुए दिखे। पाकिस्तान सरकार के बड़े बड़े लोग उन जनाजों में गए। ये बताता है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों से कैसे और कितना संबंध है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम जिले के पिपरिया शहर के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकांड में अहम फैसला लिया गया है। इसमें अहम फैसला आया है जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने हत्याकांड के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहन लाल चौरे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिपरिया के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकांड में न्यायालय ने 7 आरोपियों को सजा सुनाई है, जिसमें राहुल पिता कामता, जगदीश उर्फ मुन्ना, अजय उर्फ कल्लू, नितिन उर्फ मामा, संजय उर्फ संजू, अजीत पटेल, राजेंद्र उर्फ रज्जू को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत भारतीय दंड संहिता में दोषी पाया गया है। इस पूरे मामले में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे। अभियोजन की ओर से 48 गवाहों एवं साक्ष्यों को देखते हुए यह फैसला सुनाया गया है। आज पिपरिया में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अग्रवाल साहब ने पिपरिया के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाया। इसमें 7 आरोपियों को न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी पाया है और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। बात करेंगे पंजाब की। कल रात पाकिस्तानी सेना ने अमृतसर को भी निशाना बनाया, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। अमृतसर में बीती रात कई धमाकों की आवाज सुनने को मिली तो सुबह अमृतसर से पठानकोट रोड पर गांव जेटूवाल में छोटी मिसाइल नुमा सामग्री मिलने से गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों ने बताया कि रात 1 बजे के बाद धमाके सुने गए तो गांव के कई घरों में छोटी मिसाइल या बम नुमा वस्तु के टुकड़े गिरे थे। गांव के खेत में करीब 4 फीट लंबी छोटी मिसाइल गिरी तो पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस के द्वारा सारी वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया गया है। गांव के लोगों का कहना है कि परमात्मा का शुक्र है कि रात को जो धमाके हुए उनसे किसी भी इंसान की जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 1:15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੈਂਟਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ 12-13 ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਝੈਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਭ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਝੈਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਮਝੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਝੈਲ
ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। भारत पाक में जहां बढ़ते तनाव के चलते जहां देश में अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं अगर किसी तरह की कोई भी गतिविधि कहीं होती है तो पुलिस तुरंत चौकस हो जाती है। पठानकोट में आज सुबह करीब 5 बजे एयरबेस के साथ लगते कुछ गांव में लोगों ने धमाकों की आवाज़ सुनी और आसमान में कुछ लाइट्स भी देखी, जिसके चलते पुलिस भी हरकत में आई और पूरे इलाके में पुलिस द्वारा सुबह से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने सुबह करीब 5 बजे आसमान में लाइट्स और धमाके की आवाज़ सुनी है। वहीं इस बारे में जब एसएसपी पठानकोट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब भी कभी पुलिस को बैड एलिमेंट्स या फिर बैड ऑब्जेक्ट का पता चलता है तो इलाके में सर्च चलाई जाती है। उसी के तहत मिली जानकारी के चलते इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शांत रहें और अगर किसी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। देखो 5:15 ਵਜੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ सारी सर्च की जा रही है। बात करेंगे राजस्थान की। पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गुरुवार रात हमला किया गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले के किशन घाट इलाके में बम जैसी वस्तु मिलने से स्थानीय पुलिस और वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार ये वस्तु किशन घाट के सामने स्थित जोगियों की बस्ती में एक नर्सरी के पास मिली। कोतवाली एसएचओ प्रेमदान ने बताया कि यह बम जैसी वस्तु लग रही है, इसे निष्क्रिय करने के लिए सेना के विशेषज्ञ किशन घाट पहुंच रहे हैं। कोतवाली एसएचओ ने आगे कहा कि फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि यह जीवित है या नष्ट हो गई है। स्थानीय निवासी अर्जुन नाथ ने इस वस्तु को देखा और तुरंत किशन घाट के सरपंच प्रतिनिधि कल्याण राम को सूचित किया, जिन्होंने अधिकारियों को सूचित किया। एसएचओ ने आगे बताया कि इसके बाद स्थानीय पुलिस और भारतीय वायुसेना की टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आगे की जांच जारी है। पाकिस्तान ने राजस्थान के 5 सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। गुरुवार की रात 9 बजे के करीब जैसलमेर पोखरण के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन भारत के 400 जवानों ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। यह स्वाम हमला था, यानी ड्रोन के झुंड के साथ अटैक किया गया था। हालात को देखते हुए जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर पाली में ब्लैकआउट रहा। जैसलमेर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। श्री गंगा नहर में कॉलेज कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री ने देर रात अफसरों की बैठक ली। बॉर्डर से सटे इलाकों में मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को नियुक्त किया है। वहीं राजस्थान बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बाद करीब 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को खाली कराया जा रहा है। इन गांवों के लोगों को यहां से दूर भेजा जा रहा है। नए बंकर भी बनाए गए हैं। वहीं खाजूवाला और बज्जू में आरएससी की 2 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए हुई आपात बैठक में जिला कलेक्टर और अधिकारियों को नए निर्देश दिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।